Class 10th Political Science Part 3. In this video, we will discuss about two important questions. Question 1 is about the two kinds of federation. The first one is coming together federation and the second one is holding together federation. अब हम इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं. कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो होता है इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं एक बिगर बहुत अच्छी बड़ी सी यूनिट बनाने के लिए. यानी कि अलग अलग स्टेट्स हैं और अब आपस में जुड़ करके एक यूनियन बना रहे हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं कमिंग टुगेदर. कम यानी साथ में आना. दे एनहेंस देयर सिक्योरिटी बाय पूलिंग देयर सोवरेनिटी एंड आइडेंटिटी. वो आपस में मिल करके अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, बेटर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी आइडेंटिटी को भी वो इम्पोर्टेंस देते हैं. इनके बेस्ट एग्जांपल है USA, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्ज़रलैंड. इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं USA यानी कि एक USA हो गया, S से स्विट्ज़रलैंड और A से ऑस्ट्रेलिया. Next is holding together. Hold means जोड़ना. A large country decides to divide its power between the states and the central government. यानी कि इसमें एक बड़ा सा कंट्री है जो अपने छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाता है. इसको तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बिकॉज द एग्जाम्पल इज अवर ओन कंट्री. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज always more powerful than the regional states. Some units have special powers. Different constituent units have unequal powers. इसका एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम. क्वेश्चन 2 है हमारा, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. हम फेडरलिज्म जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसको हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या क्या हमने उसका सॉल्यूशन निकाला, इसको हम इसमें डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिकली क्या क्या इसके फेज रहे हैं. रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. ठीक है, हमारे कंट्री में काफ़ी डाइवर्स कल्चर रहे हैं, लैंग्वेजेस रहे हैं. अब हम इसको अगर समझना हो तो हमें कुछ पॉइंट्स समझने हैं. जैसे आते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स. The creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in our country. ये बहुत बड़ा टेस्ट था हमारे लिए. Between 47 and 2013 in India, many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries, name of the states have been changed. यही तो हमारी यूनिट्स हैं फेडरलिज्म की. In 47, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. Some states were created not on the basis of language, but to recognize differences based on culture, ethnicity, or geography. These include states like Nagaland, Uttarakhand, and Jharkhand. लिंग्विस्टिक स्टेट्स को समझना हो तो हम कई जगह, जैसे हमने जब स्टेट्स बने हमारे, तो कुछ जगह हमारे स्टेट्स ऐसे बने जो कि लैंग्वेज पे बेस थे और कुछ जगह जहाँ की यूनिक कल्चर के बेस पे बने, वहाँ हमने लैंग्वेज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी. डाउट्स रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड that it would lead to the disintegration of the country. The central government resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. See, in order to simplify it, we can understand it. For example, एक state है, उसमें एक particular language है, एक area हमने divide कर लिया.
अब वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी टेरिटरी को, एरिया को कितनी अच्छी तरह से गवर्न कर पाएगा, क्योंकि वो जो लोकलाइट्स हैं वो उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से जानते हैं और वो लोकल पीपल से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए लैंग्वेज पॉलिसी को हम टोटली भी बुरा या गलत नहीं मानेंगे। इसके अपने इम्पोर्टेंस भी है, इसके अपने फीचर्स भी हैं और इसने इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया है। A second test for Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the constitution. Some states also have their own official languages. Much of the government work takes place in the same language. According to the constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. But many non-Hindi speaking states demanded that the use of English should continue. In Tamil Nadu, the movement took a violent form. Central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country to avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in. यानी कि हमारे कंट्री के जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं उन्होंने हर बार ये कोशिश की है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, इश्यू नहीं हो, और इसलिए दोनों ही लैंग्वेजेस को इक्वल इम्पोर्टेंस दी है ऑफिशियल पर्पस के लिए। नेक्स्ट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। व्हेनेवर वी सी फेडरलिज्म, तो ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर हो, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स किस तरह से वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अवर कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. It means that state governments did not exercise their rights as autonomous federal unit. Autonomous मतलब फ्री, पूरी तरह से फ्री फेडरल यूनिट नहीं थी, यानी कहीं ना कहीं सेंटर का उसमें इन्वॉल्वमेंट था. In those days, central government often misused the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. यानी कि अगर राइवलरी है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और है और स्टेट गवर्नमेंट में उनके अपोजिशन वाली कोई पार्टी है, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ जाती है. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे स्टेट की हेल्प नहीं करती है, ये हमने कई बार देखा हुआ है. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. लेकिन ये एक्चुअल जो स्पिरिट है फेडरलिज्म की वो नहीं है. अगर हम एक्चुअल स्पिरिट की बात करते हैं तो वहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच बहुत हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, जो कि दोनों मिलकर के कंट्री के सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचें. All this changed significantly after 1990. It saw the rise of regional political parties. ये ऐसा टाइम था जबकि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी आ रही थी, देश में बनती जा रही थी, ग्रो हो रही थी, नंबर में इनका काफ़ी. Since no single party gets a clear majority in Lok Sabha, major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. अब इसके बाद जब रीजनल पार्टीज़ आने लगी तो कोलिशन गवर्नमेंट भी बनने लग गई, यानी सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ और रीजनल पार्टी मिल कर के गवर्नमेंट बना रही थी. दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाई अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an arbitrary manner. अब ऐसे केस में अगर कोई भी डाउट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, राइवलरी है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती थी. ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था. ये सारे फेजेस रहे हैं. सेंट्रल स्टेट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह से हम फेडरलिज्म को, फेडरल फीचर्स को हम अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करते हुए देखते हैं. Federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम सेंटर स्टेट रिलेशन को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि किस तरह से हम जो फेडरलिज्म के फीचर्स हैं, फेडरलिज्म है एज सच, उसको प्रॉपरली अपनी कंट्री में हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ.
which is very much required for the progress of the nation. So in this we have covered 3 important questions which are given in front of you. I just wish that you will be able to give the answers properly now.